नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 9वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि रहने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो शिक्षण व्यवसाय का MCQ सीरीज़ करेंगे। तो आप लोगों का ना क्लास क्रमांक 8वां में आप लोगों का शिक्षण व्यवसाय क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को थ्योरी क्लास में पढ़ा चुका हूँ। और आज की क्लास में ना ये जो शिक्षण व्यवसाय का टॉपिक है उसमें जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं आज हम लोग उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप लोग प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम या प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो सबसे बेहतर रहने वाला है आप लोगों का ये जो क्लास है वो, जिसमें आप लोगों का जितना भी आप लोगों का विषय है पांचों विषय को मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। और उसके अलावा टॉपिक वाइज आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाऊंगा। और उसके अलावा सिलेबस से बाहर जहाँ जहाँ से पूछा जाता है ना, तो उस टॉपिक को भी आप लोगों को कवर करते हुए चलूंगा। ठीक है, तो प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दोनों के लिए ये जो क्लास है वो रहने वाला है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है और इस साल ये तय करना है कि आप लोगों को सिलेक्शन लेना ही है इस साल। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में लेना है, क्योंकि आप लोग बहुत पहले से अभी आप पढ़ रहे हो ना। हम लोगों के पास लगभग अभी 3 महीने का टाइम है, तो इस 3 से 4 महीने में ना बेहतर तरीके से हम लोग तैयारी करते हुए चलेंगे। और एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा फैक्चुअल जो नॉलेज है वो दूँ ना, मतलब फैक्ट जो चीज़ है वो बताऊँ ना। तो प्रत्येक वर्ष ना क्या होता है कि चुनाव जो होता है ना, तो चुनाव से पहले एक बार शिक्षक भर्ती अवश्य आता है। ये छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड रहा है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए। 2026 में अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है शिक्षक भर्ती आने वाला है बोल करके, तो एक बार ये आ सकता है। उसके बाद सेकंड टाइम में और कब आ सकते हैं, तो 2028 में जब चुनाव होगा ना, तो चुनाव से पहले भी आ सकता है। और अगर आप लोग ना अभी डीएड या बीएड का कोर्स करोगे तो 2028 तक आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद 2028 के लास्ट में अगर होगा भी ना जी एग्ज़ाम, तो उसमें आप लोग पात्र रहोगे। और शिक्षक भर्ती से पहले टेट का जो एग्ज़ाम है वो भी होता है। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि दुगना मेहनत के साथ आप लोग अभी तैयारी करने में जुट जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। इस वर्ष 2026 और 27 में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा जो डीलेड का कोर्स है वो। ठीक है, 28 के आते आते तो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए, अपॉर्चुनिटी बेहतर मिलेगा आप लोगों को। कम से कम एक मौका ज़रूर मिलेगा 2 साल के कोर्स करने के बाद। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है। जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोल रहा हूँ उन सारी चीज़ों को नोट करना है, क्योंकि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूँगा मैं अच्छे से आप लोगों को। ठीक है, तो इस बार गवर्नमेंट कॉलेज लेना ही लेना है, ये मान करके टारगेट लेकर के पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीधा सीधा प्रश्नों को पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। और आज का ये जो क्लास हो जाएगा ना, उसके बाद जो पूरा इसका PDF रहेगा वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और कहाँ से आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ोगे ये आप लोगों को थोड़ा देर में बता दूंगा। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल के लिए पढ़ने के ऊपर फोकस कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए आप लोग। रमेश एक ऐसे शिक्षक है जिसको शिक्षण शास्त्र पेडागोजी की गहरी समझ है। वह अपनी शिक्षण विधियों में फील्ड ट्रिप शैक्षिक यात्रा का प्रयोग करते हैं। शिक्षण अधिगम में फील्ड ट्रिप का मुख्य शैक्षिक लाभ क्या है? ऑप्शन ए, अपने काम के बोझ को कम करने हेतु। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को नियमित कक्षा कक्ष गतिविधि से विश्राम ब्रेक देने हेतु। या ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को एक अलग माहौल में सामाजिकता का अवसर देने हेतु। या ऑप्शन डी, उन्हें उन चीज़ों को प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव प्रदान करने के लिए जो कक्षा में लाई नहीं जा सकती। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? पहले आप इसका आंसर दीजिए, फिर प्रत्येक प्रश्न का ना मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक इसका आंसर दूंगा, क्योंकि ये जो आंसर है वो क्यों हुआ है, क्यों इसमें यही आंसर आएगा, इन सारी चीज़ों का आप लोगों का ना रीज़न के साथ आप लोगों को आंसर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राई कीजिए कि क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। उन्हें उन चीज़ों को प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव प्रदान करने के लिए जो कक्षा में लाई नहीं जा सकती, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? रमेश एक ऐसा शिक्षक है जिनको शिक्षण शास्त्र पेडागोजी की गहरी समझ है। वह अपनी शिक्षण विधियों में फील्ड ट्रिप शैक्षिक यात्रा का प्रयोग करते हैं। शिक्षण अधिगम में फील्ड ट्रिप का मुख्य शैक्षिक लाभ क्या है? तो अगर आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 3 को अपने शब्दों में समझाऊँ ना, तो रमेश एक शिक्षक है जो अपना जो प्रोफेशन है, अपना जो शिक्षक है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। उनको पेडागोजी का बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और वो क्या करता है, बच्चों को ना कहीं क्या करता है, घुमाने के लिए लेकर के जाता है, शैक्षणिक यात्रा में लेकर के जाता है। और कैसे स्थान पर लेकर के जाया जाता है, तो उस स्थान पर लेकर के जाया जाता है वो जो ऐतिहासिक महत्व रखता है उसको। उसमें क्या होता है, अगर ना वो शिक्षक जो है ना वो बुक में अगर कोई भी ऐतिहासिक स्थल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उस ऐतिहासिक स्थल को तो ला करके नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन
साल में एक बार जो शैक्षणिक ट्रिप में लेकर के जाया जाता है, शैक्षणिक जो यात्रा होता है ना जी, हैं जिसे फील्ड ट्रिप कहा जाता है, तो वहाँ लेकर के जाते हैं। तो उसमें क्या है, जो बुक में पढ़ाया है उसे, और जब विद्यार्थी देखते हैं तो उनमें क्या होगा, उनको प्रत्यक्ष ज्ञान मिलेगा जी। मतलब जो उन लोग बुक में पढ़ेंगे और बुक में पढ़ने के बाद जब प्रत्यक्ष रूप से सामने देखेंगे ना वो चीज़ को, तो उन लोग ना खुद से रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, ये वाकई में ना केवल बुक पे नहीं पढ़ा जा रहा है, वास्तविकता में ऐसा है। तो उन्हें प्रत्यक्ष क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। और प्रत्येक वर्ष जो बालकों को क्या है, शैक्षणिक ट्रिप में ले जाया ही जाता है, साल में एक बार कम से कम शैक्षणिक यात्रा में, तो उसका यही लाभ होगा कि उसको प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने में सबसे प्रभावी है? ऑप्शन ए, केवल शैक्षिक निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के बीच सहयोग और सहकर्मी समर्थन को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी, सभी विद्यार्थियों हेतु एक समान शिक्षण विधि का प्रयोग करना। या ऑप्शन डी, पढ़ाते समय विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी को पृथक करना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों के बीच सहयोग और सहकर्मी समर्थन को प्रोत्साहित करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने में सबसे प्रभावी है? तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझा देता हूँ, समावेशी वातावरण क्या होता है। समावेशी वातावरण का कहने का मतलब ये होता है कि एक विद्यालय में, एक कक्षा में एक शिक्षक के द्वारा ना, जब सभी लोगों को समान रूप से पढ़ाया जाता है, किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाता है, और एक कक्षा में ना अलग अलग जाति धर्म के जो लोग हैं ना, जो स्टूडेंट है वो यहाँ रहते हैं, तो क्या करते हैं, एक समान जब रहते हैं और एक शिक्षक द्वारा जब समान रूप से सभी को पढ़ाया जाता है, तो वो समावेशी शिक्षा कहलाता है या समावेशी वातावरण कहलाता है, जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी जाति धर्म वंश लिंग समुदाय सारे जो बच्चे हैं वो एक साथ पढ़ते हैं, उसको क्या बोलेंगे, समावेशी शिक्षा बोलेंगे। और प्रश्न क्रमांक 4 में क्या बोले है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने में प्रभावी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यार्थियों के बीच सहयोग और सहकर्मी समर्थन को प्रोत्साहित करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो, सभी जो विद्यार्थी है कभी एक समान नहीं होते, सभी विद्यार्थी अलग अलग रहते हैं। सभी विद्यार्थी जो है वो, मतलब उसका जो स्किल है, जो नॉलेज है, वो सभी चीज़ में अलग अलग होते हैं ना जी, समान नहीं होता कोई भी। तो उसमें सहयोग की भावना और सहकर्मी की जो भावना है ना, उसका समर्थन करके प्रोत्साहित करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई लोग ना ऑप्शन नंबर सी को भी लिए होंगे, सभी विद्यार्थी हेतु समान शिक्षण विधि का प्रयोग करना, ये लिए होंगे कई लोग, लेकिन ये करेक्ट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा ये भी जान लो। आप लोग मुझे ये बताओ, एक कक्षा में मान के चलो अगर 10 भी विद्यार्थी रहते हैं, तो 10 के 10 विद्यार्थी क्या सेम रहता है क्या? सभी की जो सीखने की क्षमता रहता है वो सेम रहता है क्या? अगर एक बार कोई शिक्षक पढ़ाया तो उस जो पढ़ाई है, मतलब वो जो टॉपिक को पढ़ाया, वो सभी लोग एक बार में ही सीख जाते हैं क्या? नहीं ना सीखते। सभी लोग का जो स्किल है वो अलग अलग प्रकार से रहता है, अलग अलग तरीके से। कोई एक बार में सीख जाता है, किसी को दूसरे बार में सिखाना पड़ता है। तो समान प्रकार से शिक्षण विधि का प्रयोग कैसे कर सकते हो जी? आप कर सकते हो, लेकिन कई बच्चों को दोबारा समझाना पड़ेगा, 3 बार समझाना पड़ेगा, अलग अलग विधियों के साथ समझाना पड़ेगा। तो ये इसमें कुछ कुछ अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। बंद प्रकार के प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन बी, दृष्टिकोण मापने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन सी, मात्रात्मक विश्लेषण करने के लिए उपयुक्त है। या ऑप्शन डी, विशिष्ट आंकड़े एकत्र करने के लिए उपयुक्त है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बंद प्रकार के प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब बंद प्रकार के प्रश्न में सही नहीं है, जो गलत है उसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त है, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप लोगों को ना बंद प्रकार के प्रश्न क्या होता है ये समझा देता हूँ। बंद प्रकार के प्रश्न कहने का मतलब ये है कि
जिसका जवाब ना केवल हाँ में या ना में या फिर एक शब्द में दोगे ना, उस प्रकार के प्रश्न को बंद प्रकार के शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल अगर आप लोगों के दूँ ना, तो मैं आप लोगों से अगर पूछूं कि आप कहाँ रहते हो, तो आप एक शब्द में जवाब दोगे, या तो बिलासपुर में या रायपुर में या और जहाँ जिले वगैरह में रहते हो उसका नाम दे दोगे। या उसके अलावा अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या आप 12वीं पास कर लिए हो, तो आप या तो हाँ बोलोगे या नहीं बोलोगे। उसके अलावा क्या आपने ग्रेजुएशन किया है, तो हाँ बोलोगे या नहीं बोलोगे। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है ना, जिसका जवाब हाँ में या नहीं में या केवल एक शब्द में दिया जाता है, तो उस प्रकार के प्रश्न को ना बंद प्रकार के प्रश्न कहा जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है ना, वो अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त है बोला है, तो ये इसका गलत कथन हो जाएगा, मतलब इसमें गलत हो जाएगा ये, क्योंकि सही नहीं है बोला है ना, तो ये सही नहीं होगा। क्योंकि केवल हाँ या ना में या एक शब्द में अगर आप लोग जवाब दोगे, तो पूरी तरह से मैं जान पाऊंगा क्या आप लोगों के बारे में, नहीं ना जान पाऊंगा। तो ये क्या है, ये गलत हो जाएगा। इसमें अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त है बोला है ना, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न से क्या है, अंतर्दृष्टि को उजागर नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की प्रभाविता को इंगित नहीं करता? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन बी, कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन सी, विद्यार्थी के अनुभव को प्राथमिकता देना। या ऑप्शन डी, कक्षा में विद्यार्थियों का सक्रिय रहना। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण की प्रभाविता को इंगित नहीं करती? तो शिक्षण की प्रभाविता को इंगित नहीं करती मतलब एक कक्षा में ना एक अच्छा शिक्षण जो वातावरण है वो नहीं बनता। तो क्यों नहीं बनता है? तो कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखने में, आप लोग मुझे ये बताओ कि एक कोई कक्षा में दिन भर अगर अनुशासन बनाए रखेगा, मतलब स्ट्रिक्टली किसी प्रकार के रूल को फॉलो करते रहेगा, तो वहाँ के बच्चे क्या अच्छे से सीख पाएंगे? क्या नहीं ना सीख पाएंगे। जब तक कि बालकों को क्या है, स्वतंत्र वातावरण पूर्ण नहीं मिलेगा, माहौल नहीं मिलेगा स्वतंत्रता पूर्णक, वो कैसे प्रश्न पूछेगा? वो तो डरते रहेंगे वैसे में। तो क्या है, देखो, निरंतरता अनुशासन बनाए रखना अच्छी बात नहीं होता है हमेशा। तो इस प्रकार के जो वातावरण है उसमें क्या होगा, शिक्षण अच्छे से नहीं होगा, प्रभाविता से नहीं होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। अब आप लोगों के लिए ना एक कूट प्रश्न है, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को ध्यान से पढ़िए। रचनावादी शिक्षण प्रक्रिया में पहला करके दिया है विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी। दूसरा, शिक्षक ज्ञान देने वाले की भूमिका में। तीसरा, सीखने में अंतःक्रिया का कोई स्थान नहीं। चौथा, सीखना सामाजिकता में होता है। सही विकल्प का चुनाव करें। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 3 और 4, ऑप्शन सी 1 और 4 या ऑप्शन डी 2 और 3। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी 1 और 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? रचनावादी शिक्षण प्रक्रिया। तो रचनावादी शिक्षण प्रक्रिया कौन कौन सा होगा? तो उसमें सबसे पहला हो जाएगा विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी होगा, और उसके अलावा चौथा हो जाएगा सीखना सामाजिकता में होता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। रचनावादी शिक्षण क्या होता है अगर आप लोगों को बताऊँ ना, तो किस प्रकार से एक बालक ना क्रिएटिविटी तरीके से खेल खेल के माध्यम से हो, चाहे वो गाना गाते गाते कई टीचर पढ़ाते हैं ना, तो इस प्रकार से ना नया टाइप से पढ़ाने की जब जो शिक्षक है वो कोशिश करता है, जिससे बालक कम समय में बहुत अच्छे तरीके से सीख पाए। तो इस प्रकार की शिक्षण विधि जो होता है ना, उसे क्या बोलेंगे? रचनावादी शिक्षण प्रक्रिया बोलेंगे। ठीक है, जिसमें ना किसी प्रकार की क्रिएटिविटी के माध्यम से बालक जो है वो सीखने को क्या करता है, जल्दी करता है, मतलब बहुत जल्दी जो बालक है ना वो सीख पाता है। तो विद्यार्थी इसमें क्या रहेगा, सक्रिय भागीदारिता रहेगा जब विद्यार्थी का, तब इस प्रकार की रचनावादी शिक्षण हो पाएगा। उसके अलावा चौथा, सीखना सामाजिकता में होता है, मतलब ग्रुप स्टडी भी होता है ना जी, सामाजिकता में सारे बालक लोग मिल करके अगर एक साथ सीखना चाहे तो एक दूसरे को नॉलेज को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और इसमें क्या होगा, सामाजिकता की भावना का भी विकास होगा, और सीखना क्या होगा, सामाजिकता में भी होता है। तो ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं अब।
चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को ध्यान से पढ़िए। शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए विषय का ज्ञान, ऑप्शन बी शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध, ऑप्शन सी कक्षा प्रबंधन या ऑप्शन डी प्रयुक्त शिक्षण विधियाँ। और ये जो प्रश्न है ना वो 2024 का डीएलएड का जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसमें पूछा गया, और कई प्रश्न आप लोगों को जो बताएं उसमें भी पूछा गया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो होगा वो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध ही ना करेक्ट हो जाएगा जी। कैसे? तो आप लोग मुझे ये बताओ, एक जो शिक्षक है वो पोलाइटली एकदम रहता है और बच्चों से अच्छे से हंस करके सभी से शांतिपूर्ण तरीके से बात करता है, और उसके अलावा बच्चों को पूरा मौका देता है अपने अंदर जो भी जिज्ञासा है, जो भी प्रश्न है वो पूछने के लिए। तो इस प्रकार के अगर संबंध रहेगा तो विद्यार्थी के मन में किसी भी प्रकार से अगर सवाल होगा, क्वेश्चन होगा, तो ईजिली तरीके से वो शिक्षक से पूछ सकता है। तो क्या होगा, इस प्रकार की जो शिक्षण विधि है वो सबसे महत्वपूर्ण होगा ना जी। इसमें क्या है, बच्चे बिना डरे शिक्षकों से क्या है क्वेश्चन वगैरह जो भी हो, अपने मन में जो भी डाउट है सारा चीज़ पूछ पाएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और आज का ये जो क्लास कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद इसका पूरा पीडीएफ है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके दोबारा प्रैक्टिस कर लेना। और जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कौन सिखाएगा जी। और आप लोगों को मैं केवल आप लोगों को मार्गदर्शन दे सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल में जो मेहनत है वो आप लोगों को स्वयं करना है। तो आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग क्या करना, दोबारा प्रैक्टिस करना पढ़ करके। और इसका जो आंसर रहेगा ना वो लास्ट वाले पीडीएफ में डाल दूंगा, तो उसमें से भी आप लोग देख सकते हो करेक्ट आंसर, लेकिन खुद से प्रैक्टिस करना आप लोग, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हो आप लोग, सबसे पहले इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय एमडी धीवर करके। वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिलेगा, और उस प्रोफाइल में कमेंट करके बोल सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है बोल करके। तो वहाँ से आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। उसके अलावा आप लोगों को ना एक रैंडम व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग ना व्हाट्सएप करके बोल सकते हो कि मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है, तो वहाँ भी आप लोगों को ऐड कर दूंगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के लिए आप लोगों को केवल नॉमिनल चार्ज देना होगा, कोई ज़्यादा नहीं है। केवल मेरे को ना ट्रैफिक वगैरह नहीं चाहिए। जितने बच्चे एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, एक्चुअल में इस साल गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं ना, केवल उन्हीं बच्चे को क्या कर रहा हूँ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ। सारे जितना भी मेरा नोट्स वगैरह जो पीडीएफ है सारे को उन लोगों को प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो केवल ना नॉमिनल चार्ज आपको देना पड़ेगा। इतना भी नहीं है कि आप लोग दे ना सको। ईजिली मार्केट जाते हो ना तो कुछ भी खाते हो ना थोड़ा बहुत, बस उतना ही लगेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को एक्चुअल में जो लोग पढ़ने वाले हैं केवल वही बच्चे चाहिए, तो इसके वजह से ये जो रिक्वायरमेंट है वो मैं रखा हूँ, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण करने की सबसे प्रयुक्त प्रणाली है? ऑप्शन ए सकारात्मक प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी सुरक्षित वातावरण, ऑप्शन सी विषय वस्तु को बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ना, या ऑप्शन डी सामूहिक गतिविधि का आयोजन करना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। विषय वस्तु को बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण करने की सबसे उपयुक्त प्रणाली है। शिक्षण करने की मतलब यह है कि आप एक शिक्षक के रूप में जब बच्चों को पढ़ाओगे ना प्राथमिक विद्यालय में, मतलब 1ली से 5वीं वाली जो कक्षा है उसमें, तो आप किस प्रकार से उसको पढ़ाओगे, जो भी आप टॉपिक पढ़ाओगे उस टॉपिक का जब आप लोग उदाहरण दोगे तो उसमें बच्चों के जो दैनिक जीवन है उनसे जुड़े आप लोग उदाहरण दोगे, तभी ना बच्चा जो रहेगा वो अपने से क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, और कनेक्ट करके फिर समझने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए प्राथमिक विद्यालय में खास तौर से ये बोला जाता है कि बच्चों को उनके नॉलेज के हिसाब से, उनको समझ के हिसाब से और उनके दैनिक जीवन से जुड़े जो टॉपिक है ना उसको पढ़ाना है, और उस टाइप से जो उदाहरण है वो देना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सत्य कथनों को चुनिए। शिक्षा के मार्ग में बाधाएं हैं। आप लोगों को ना अलग अलग 4 थ्योरी दिया है उसको पढ़ना है। सबसे फर्स्ट को पढ़िए, घर से विद्यालय की दूरी का अधिक होना। दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का ना होना। तीसरा, बच्चे का अच्छा स्वास्थ्य एवं पोषण का होना। और चौथा, विद्यालय में लिंग आधारित शिक्षा का होना। ऑप्शन ए कथन 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी कथन 1 और 4 सही है, ऑप्शन सी कथन 3 और 4 सही है, या ऑप्शन डी कथन 1 और 2 सही है। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कथन 1 और 4 सही है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सत्य कथन को चुनिए। शिक्षा के मार्ग में बाधाएं हैं, मतलब शिक्षा के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हो सकती है इसके बारे में बोला है बच्चों के लिए। तो इसमें पहला करेक्ट हो जाएगा घर से विद्यालय की दूरी का अधिक होना। तो मान के चलो अगर किसी बालक के जो घर है और विद्यालय है दोनों की दूरी अगर ज़्यादा दूर है, मान के चलो 3-4 किलोमीटर है, तब उसको दिक्कत होगा ना जी, उसको पढ़ने में आने जाने में प्रॉब्लम होगा ना, वो जाते जाते ही थक जाएगा और आते आते ही थक जाएगा। तो शिक्षा के मार्ग में बाधा होगा ना, ये वाला जो पहला है वो। उसके अलावा चौथा जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा, विद्यालय में लिंग आधारित शिक्षा का होना। अगर लड़कों और लड़कियों में भेदभाव किया जाएगा, भेदभावपूर्ण अगर शिक्षा दिया जाएगा तो भी इसमें शिक्षा के मार्ग में बाधा होगा ना जी, तो ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा शिक्षा के मार्ग में बाधा में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां को ध्यान से पढ़िए। कला शिक्षा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, कला शिक्षण के संदर्भ में सही और गलत की अवधारणा से बचा जाना चाहिए। ऑप्शन बी, कला शिक्षण में अनुभवों, अभिव्यक्ति व कल्पना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, कला शिक्षण की कक्षा में हमेशा समावेशी होनी चाहिए। या ऑप्शन डी, कला शिक्षण में आसपास की दुनिया को समाज के नज़रिए से देखा जाना चाहिए। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कला शिक्षण में आसपास की दुनिया को समाज के नज़रिए से देखना चाहिए, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कला शिक्षण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है बोला है, तो जो गलत कथन होगा ना कला शिक्षण के संबंध में वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कला शिक्षण में आसपास के दुनिया को समाज के नज़रिए से देखा जाना चाहिए। मान के चलो आप लोग एक पेंटर हो और पेंटर होने के नाते आप पेंटिंग वगैरह करते हो, तो पेंटिंग करोगे तो आप अपने नज़रिया को समाज को दिखाओगे ना जी, जो आप सोचते हो जो प्राकृतिक वगैरह नेचुरल जो होगा वो चीज़ आप दिखाना पसंद करोगे कि आप समाज के नज़रिए से पूरे दुनिया को देखोगे? नहीं, आप अपनी नज़र से देखोगे ना जी, मतलब आपके मन में जो अभिव्यक्ति है, जो आप बोलना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, जो आपके मन में थॉट होगा उसे अपने चित्रों के माध्यम से व्यक्त करोगे दूसरे को। तो दुनिया को क्या करोगे? अपने नज़रिए से देखोगे ना जी, आप दुनिया को समाज के नज़रिए से थोड़ी ना देखोगे। तो ये इसमें गलत कथन हो जाएगा कला शिक्षण के संबंध में, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां को पढ़िए। आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत नौकरी। ऑप्शन बी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास। ऑप्शन सी, छात्रों को कुशल साक्षर बनाना। या ऑप्शन डी, बालकों का संपूर्ण विकास। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी, बालकों का संपूर्ण विकास करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, मतलब आप एक शिक्षक के रूप में अगर सोचोगे और आप जब पढ़ा रहे हो तो आपके शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा पढ़ाने का? वो बालकों के संपूर्ण विकास होगा ना जी। संपूर्ण विकास का मतलब ये होता है उसका चाहे शारीरिक, मानसिक, भौतिक जितने भी प्रकार के जो विकास है ना वो सारे के सारे विकास जो है संपूर्ण विकास के अंतर्गत आता है, जिसे चहुमुखी विकास भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आप एक शिक्षक होने के नाते अपने छात्र को यही चाहोगे ना कि उसका संपूर्ण विकास हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चाहते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां को ध्यान से पढ़िए। कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विषय हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में ऑप्शन ए, उन्मुक्त वातावरण रखे। ऑप्शन बी, छात्रों को नियंत्रित रखे। ऑप्शन सी, उन्हें परंपराओं से न हटने दे। या ऑप्शन डी, कदम कदम पर उनको सही शिक्षा प्रदान करें। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कदम कदम पर उनको सही शिक्षा प्रदान करे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास करने हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में, तो आप भविष्य में शिक्षक बनोगे और शिक्षक होने के नाते आप क्या करोगे? कदम कदम पर बच्चों को आप मार्गदर्शन ही ना करोगे जी, हाँ, कि आप बेटा फ्यूचर में आप ये बन सकते हो, ऐसा करोगे तो ये बनोगे, ये करोगे तो वो बनोगे। इस प्रकार से आप लोग अलग अलग क्या है उनको क्या करोगे? मार्गदर्शन दोगे।
करोगे एक शिक्षक होने के नाते? तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। ऑप्शन ए अच्छी शिक्षण सुविधा देकर, ऑप्शन बी सामाजिक दायित्व का बोध करवाकर, ऑप्शन सी छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर, या ऑप्शन डी उनको धन देकर। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए अच्छी शिक्षण सुविधा देकर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। तो छात्रों का सर्वांगीण विकास कैसे किया जा सकता है? आप एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करोगे? छात्रों को शिक्षण सुविधा दोगे ना जी, एक अच्छा जो शिक्षण सुविधा है वो दोगे। और मान के चलो अगर आप एक शिक्षक होने के नाते छात्रों को अच्छी शिक्षण सुविधा दोगे, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं वो दोगे, तो उनको बेहतर एजुकेशन मिलेगा। और एजुकेशन मिलेगा तो क्या होगा? वो सर्वांगीण विकास करेगा अपना, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, चाहे वो भौतिक हो, तो सभी प्रकार की जो विकास है ना वो कर पाएगा अपना। तो इसलिए प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। छात्रों का सर्वांगीण जो विकास किया जा सकता है वो अच्छी शिक्षण सुविधा देकर किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को अब ध्यान से पढ़िए। शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? ऑप्शन ए निरीक्षण अधिकारियों द्वारा, ऑप्शन बी उसके समवर्ती और उच्च अधिकारियों द्वारा, ऑप्शन सी समाज द्वारा, या ऑप्शन डी उनके शिक्षार्थियों द्वारा। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी समाज द्वारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? तो शिक्षकों का जो मूल्यांकन है ना वो समाज द्वारा होना चाहिए। ये व्यापम ने ना आपने आंसर में लिया है, क्योंकि प्री बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 में जो हुआ था ना उसमें ये प्रश्न पूछा गया था और इसमें ऑप्शन नंबर सी को लिया गया है, तो यही हम लोग आंसर लेंगे। लेकिन ना ऐसे नॉर्मल टाइप से मैं अगर इस प्रश्नों को देखूँ ना तो मेरे को ना ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा बेहतर लगता है। क्यों लग रहा था? शिक्षार्थियों द्वारा, शिक्षार्थी मतलब उसके जो विद्यार्थी होंगे शिक्षकों के ना, तो उनके विद्यार्थी द्वारा अगर उसका मूल्यांकन लिया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है। क्या है, देखो एक जो शिक्षक है वो कक्षा में पढ़ाता है और पढ़ाने के दौरान क्या करता है, बच्चा कितना सीखा है कितना नहीं सीखता है वो जानते हैं, और उनका अगर मूल्यांकन लिया जाए तो ईजिली तरीके से शिक्षकों का मूल्यांकन किया जा सकता है। लेकिन व्यापम के द्वारा ऑप्शन नंबर सी को लिया गया है ना, तो हम लोग इसी आंसर को लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को अभी व्यापम का एग्जाम ही देना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर लेंगे ना ऑप्शन नंबर सी समाज द्वारा जो लिखा है उसको हम लोग करेक्ट ले लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 16वां को ध्यान से पढ़िए। शिक्षण मुख्य रूप से खालिस्तान द्वारा किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा, ऑप्शन बी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा, ऑप्शन सी अनुभवी शिक्षकों द्वारा, या ऑप्शन डी युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षण का मुख्य रूप से खालिस्तान द्वारा किया जाना चाहिए। तो शिक्षण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है जी? कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा ही ना होता है। और आप लोग अभी भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो तो इसके लिए क्या कर रहे हो? सबसे पहले अभी आप लोग क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हो। उसके बाद आप लोगों का क्या होगा? प्रशिक्षण होगा, ट्रेनिंग होगा। और आप अभी कुशल होने की कोशिश करो, मतलब ना स्किल को अर्जित करने के लिए कोशिश करो, अभी तैयारी करो, फिर एग्जाम दिलाओगे, फिर 2 साल का क्या करोगे? ट्रेनिंग लोगे, और उसके बाद फिर क्या करोगे? फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम दिला करके क्या करोगे? शिक्षक बनोगे। तो आपका क्या होगा? एक कुशल और प्रशिक्षण होगा ना जी, आप में जितना भी प्रकार के शिक्षकों में जो स्किल होना चाहिए वो सारा चीज़ आ जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को पढ़िए। अध्यापक की योग्यता एवं व्यवहार का सबसे अच्छा मूल्यांकन तुल्यता करते हैं। ऑप्शन ए उनके प्रधानाध्यापक, ऑप्शन बी उनके छात्र, ऑप्शन सी समाज के संभ्रांत लोग, या ऑप्शन डी विशेष विद्वान। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी उनके छात्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अध्यापक की योग्यता एवं व्यवहार का सबसे अच्छा मूल्यांकन तुल्यता करते हैं। तो अध्यापक मतलब एक शिक्षक की जो योग्यता क्या है और उसका व्यवहार कैसा है, तो इन दोनों को जानने के लिए क्या कर सकते हो? उनके छात्रों से आप बातचीत कर सकते हो, उनके छात्रों से आप जान सकते हो कि एक जो शिक्षक है उसका व्यवहार कैसा है, उसका योग्यता कैसा है, पढ़ाने में अच्छा है या नहीं है। ये अगर आप लोगों को जानना है ना तो आप लोग
उसके छात्र जो होंगे ना, उनसे जो पढ़े होंगे उनसे आप लोग बात कर सकते हो और पता कर सकते हो। और पिछला वाला प्रश्न में क्या बोला था, अध्यापक या शिक्षक की ना मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है, ये बोला है। तो किसके द्वारा होगा, तो वो समाज के द्वारा किया जा सकता है, ये आप लोगों को उसमें याद रखना है। और इसमें बोला गया है कि उसकी योग्यता और व्यवहार को किससे जाना जाता है, तो उसके छात्रों के द्वारा जान सकते हो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 18वां को ध्यान से पढ़िए। आप विद्यालय में शिक्षक हैं। आप पिछले 2 वर्षों से छात्र को रसायन शास्त्र पढ़ा रहे हैं। हाल ही में भौतिक के शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया और प्रधानाचार्य ने आपको कुछ दिनों के लिए विषय पढ़ाने के लिए कहा। जब तक कि कोई प्रतिस्थापन नहीं मिला, आप ऑप्शन ए इसे अस्वीकार करते हैं, ऑप्शन बी इसे स्वीकार करते हैं, ऑप्शन सी क्रोधित होते क्योंकि यह आपका विषय नहीं है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी इसे स्वीकार करते करेक्ट हो जाएगा। कैसे, आप एक विद्यालय में शिक्षक हैं। आप पिछले 2 वर्षों से छात्रों को रसायन शास्त्र पढ़ा रहे हैं। हाल ही में भौतिक के शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया और प्रधानाचार्य ने आपको कुछ दिनों के लिए विषय को पढ़ाने के लिए बोला। किस विषय को, तो भौतिक के विषय को पढ़ाने के लिए बोला, जब तक कि कोई नया टीचर आ नहीं जाता तब तक के। और आप पढ़ाते क्या हैं, तो आप रसायन पढ़ाते हैं। तो आप क्या करोगे जी, इसे स्वीकार ही ना करोगे उस सिचुएशन को देख करके। आप नेगेटिव तो नहीं बोल सकते ना कि मैं इसे अस्वीकार कर दूंगा या क्रोधित हो जाऊंगा, ये भी नहीं होगा। आप इसे स्वीकार ही करोगे कि जब तक कि कोई शिक्षक ना आ जाए। क्योंकि देखो जब तक नहीं, क्योंकि देखो अगर प्रश्न पॉजिटिव बोला है तो आंसर भी आप लोगों को पॉजिटिव में लेना है ना जी, बोला था ना मैंने हमेशा आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधा नहीं है। ऑप्शन ए चिंता, ऑप्शन बी नकारात्मक मानसिक सेट, या ऑप्शन सी सूझ, या ऑप्शन डी निराशा। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर सी सूझ करेक्ट हो जाएगा। और सूझ का जो मतलब होता है वो अंडरस्टैंडिंग होता है जी, समझदारी होता है। और ये करेक्ट कैसे होगा, तो निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान में बाधा नहीं है। मान के चलो किसी प्रकार की समस्या का आप समाधान कर रहे हो तो उसमें बाधा क्या नहीं है, वो सूझ जो होगा, अंडरस्टैंडिंग जो है वही ना बाधा नहीं होगा जी, बाकी चिंता उसमें बाधा होगा। नकारात्मक मानसिक सेट भी बाधा में आ जाएगा और निराशा भी इसमें बाधा में आ जाएगा। तो ये तीनों ही होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो केवल पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्रमांक 20 को, आप लंबे समय से बेरोजगार हैं और आप लंबे समय से बेरोजगार हैं और अब आपको किंडरगार्टन में नौकरी का प्रस्ताव मिला है। नहीं, आप लंबे समय से बेरोजगार हैं और अब आपको किंडरगार्टन में नौकरी का प्रस्ताव मिला है, लेकिन आप बच्चे के साथ रहना पसंद नहीं करते। इसलिए ऑप्शन ए आप नौकरी की पेश नहीं, ऑप्शन ए आप नौकरी की पेशकश को अस्वीकार करते हैं, ऑप्शन बी आप इसे थोड़े समय के लिए ही स्वीकार करते हैं, ऑप्शन सी आप इसे स्वीकार करते हैं और बच्चों के साथ मस्ती करने की कोशिश करते हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप इसे स्वीकार करते हैं और बच्चों के साथ मस्ती करने की कोशिश करते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, आप लंबे समय से बेरोजगार हैं और अब आपको किंडरगार्टन में नौकरी का प्रस्ताव मिला है, लेकिन आप बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करते। इसलिए तो आप क्या करोगे, अगर आप ना लंबे समय से बेरोजगार हो और आप लोगों को अगर किसी किंडरगार्टन में नौकरी करने का प्रस्ताव मिलता है, मौका मिलता है, तो आप इसे क्या करोगे जी, स्वीकार ही ना करोगे और बच्चों के साथ मस्ती करने का कोशिश करोगे। मतलब उस वातावरण में ढलने का, उसको एडजस्ट करने की कोशिश करोगे आप, क्योंकि आप लंबे समय से क्या थे, बेरोजगार हो, इसीलिए। और अगर प्रश्न पॉजिटिव बोला है तो आंसर भी आप लोग पॉजिटिव ही ना लोगे जी। हाँ, किसी प्रकार की निगेटिविटी को नहीं दर्शाता, तो निगेटिव आंसर कैसे ले सकते हो आप कि आप उसे अस्वीकार कर दोगे या थोड़े समय के लिए करोगे, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो
केवल करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसे ही जब भी मैं क्लास लाऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में।